हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलते रहें। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही जरूरी टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सॉइल साइंस। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्रीकल्चर की नींव है, द फाउंडेशन। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि सॉइल है क्या। देखिए, सॉइल को देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। एक आईटी प्रोफेशनल के लिए शायद ये सिर्फ धूल मिट्टी है, एक इंजीनियर के लिए ये एक फाउंडेशन है जिस पर बिल्डिंग बनेगी, लेकिन एक किसान के लिए, एक फार्मर के लिए सॉइल ही सब कुछ है। उसकी पूरी जिंदगी, उसकी फसल, उसकी रोजी रोटी, सब कुछ इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। तो चलिए इस मिट्टी से आगे बढ़ते हैं और इसकी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। लेट्स एस्टैब्लिश कि सॉइल साइंटिफिकली असल में है क्या। बिल्कुल, अगर हम इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन देखें तो सॉइल एक नेचुरल बॉडी है। इसे नेचुरल बॉडी कहना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जीवित है, इट्स अ लिविंग सिस्टम। ये मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि खनिज और जैविक पदार्थ से बना है, और ये अर्थ की क्रस्ट की सबसे ऊपरी लूज लेयर होती है। इसी पर सारा जीवन पनपता है। और ये भी जानना इंटरेस्टिंग है कि सॉइल शब्द आया कहाँ से। ये एक लैटिन शब्द सोलम से आया है, जिसका आम मतलब होता है ग्राउंड या फ्लोर। तो एक इतने सिंपल से शब्द से आज एक पूरी कॉम्प्लेक्स साइंस डेवलप हो चुकी है। हर फील्ड की तरह सॉइल साइंस के भी कुछ पायोनियर्स रहे हैं, कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक जिन्होंने इस फील्ड की नींव रखी। इनके नाम याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं रिपीट करती हूँ, आप नोट कर सकते हैं। फादर ऑफ सॉइल साइंस V.V. Dokuchaev, father of Indian soil science J.W. Leather, father of soil physics Hillel, father of soil conservation H.H. Bennett, father of soil testing technique M.L. Trogg और father of soil microbiology S.N. Vinogradsky। ये नेम्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में या डायरेक्ट क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। अच्छा, अब जब साइंटिस्ट सॉइल को स्टडी करते हैं तो वो इसे दो अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। सॉइल वही है, जमीन वही है, लेकिन उसको देखने के, उसको परखने के दो मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं। ये दो ब्रांचेस हैं, पेडोलॉजी और एडाफोलॉजी। दोनों में लोगोस कॉमन है, जिसका मतलब है स्टडी। फर्क पहले शब्द में है। पेडोलॉजी में पेडन का मतलब है सॉइल, तो पेडोलॉजी सॉइल की स्टडी है, उसके ओरिजिन, क्लासिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के रूप में। इसमें हम सॉइल को एज अ नेचुरल बॉडी देखते हैं, जबकि एडाफोलॉजी में एडाफोस का मतलब भी सॉइल ही है, लेकिन इसका फोकस अलग है। एडाफोलॉजी में हम सॉइल को प्लांट ग्रोथ के संबंध में स्टडी करते हैं। बिल्कुल। इसे आसान भाषा में समझें तो पेडोलॉजी एक इंजीनियर का व्यू है। इंजीनियर क्या देखेगा कि ये जमीन बिल्डिंग, रोड या डैम बनाने के लिए ठीक है या नहीं, उसको फसल से मतलब नहीं। वहीं एडाफोलॉजी एक फार्मर का व्यू है। फार्मर क्या देखेगा कि इस मिट्टी में मेरी फसल के लिए क्या पोषक तत्व हैं। दोनों का मकसद अलग है। तो अब हमने स्टडी के ब्रांचेस समझ लिए। अब आते हैं असल मुद्दे पर। अगर आप एक मुट्ठी भर भारत की मिट्टी उठाते हैं तो उसके अंदर असल में है क्या, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सोचने में लगता है कि मिट्टी है, पर उसके अंदर भी एक पूरा संसार है। एक बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है चार चीज़ों का। जानते हैं वो चार चीज़ें क्या हैं? ये कॉम्पोजिशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आइडियल सॉइल में 45% मिनरल्स यानी खनिज होते हैं, फिर 25% पानी यानी वाटर और 25% हवा यानी एयर होती है, और आखिर में सबसे कम सिर्फ 5% होता है ऑर्गेनिक मैटर यानी जैविक पदार्थ। तो आप देखिए 50% हिस्सा तो सिर्फ हवा और पानी से भरा है। हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, ये जो सिर्फ 5% ऑर्गेनिक मैटर है ना, यही मिट्टी की जान है। दिस इज द इंजन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। इसी से मिट्टी उपजाऊ बनती है। लेकिन ये 5% ऑर्गेनिक मैटर आता कहाँ से है? ऑर्गेनिक मैटर का सबसे बड़ा सोर्स लगभग 80% ह्यूमस से आता है। ह्यूमस क्या है? ये गीली सड़ी पत्तियां, टहनियां, इन सब के डीकम्पोज होने से बनता है। बाकी 10% पौधों की जड़ों से आता है जो मिट्टी में रह जाती हैं, और आखिरी 10% दूसरे ऑर्गेनिजम्स जैसे मरे हुए जीव जंतु और माइक्रोब्स से आता है। तो इन सब चीज़ों से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। एग्रीकल्चर के हर स्टूडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये है आदर्श मिट्टी का सॉलिड और खाली जगह का रेशियो।
पहले खाली जगह को देखते हैं, जिसे हम पोर स्पेस कहते हैं। इसमें 25% हवा और 25% पानी शामिल है, तो कुल मिला के 50% मिट्टी में पोर स्पेस होता है। इसी जगह से पौधों की जड़ें सांस लेती हैं और पानी पीती हैं। और दूसरा हिस्सा है सॉलिड पोर्शन। इसमें 45% मिनरल्स और वो 5% इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर आता है, तो ये भी कुल 50% हो गया। ये मिट्टी का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाता है और न्यूट्रिएंट्स का बैंक है। तो पॉइंट क्या है? द क्रूशियल पॉइंट इज द आइडियल रेशियो। एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी में पोरस स्पेस और सॉलिड पोर्शन का रेशियो 1:1 होना चाहिए। 50% खाली जगह, 50% सॉलिड मैटर। ये नंबर 1:1 हमेशा याद रखिए। यही एक हेल्दी और प्रोडक्टिव सॉइल की पहचान है। ये बैलेंस सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, यही सॉइल हेल्थ की नींव है। और आखिरकार इसी पर हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारी खाद्य सुरक्षा निर्भर करती है। इसीलिए इस सिंपल रेशियो को समझना एग्रीकल्चर को मास्टर करने का पहला कदम है। तो इस लेक्चर को रिवाइज जरूर करें और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री एग्रोफॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम खेती करते हैं वो आखिर बनी किस चीज से है? सिर्फ मिट्टी से नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट के फाउंडेशन से। सॉइल साइंस को अच्छे से समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा, अर्थ के क्रस्ट की केमिकल रेसिपी से। तो आइए सॉइल साइंस के इस फंडामेंटल चैप्टर को एक्सप्लोर करते हैं। आज के सेशन में हम 4 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम प्लैनेट के आउटर शेल यानी लिथोस्फेयर को समझेंगे। फिर उस क्रस्ट की केमिकल रेसिपी क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उस पर डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये केमिकल एलिमेंट्स मिलकर मिनरल्स कैसे बनाते हैं। और आखिर में हम इन सभी कॉन्सेप्ट्स को सॉइल से जोड़ेंगे ताकि आपको पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक से शुरुआत करते हैं। देखिए, मिट्टी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि मिट्टी पैदा कहाँ से होती है, उसका जन्म स्थान कौन सा है। हमारी प्लैनेट की जो सतह है उसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है लिथोस्फीयर यानी ठोस चट्टान जो हमारी जमीन है। दूसरा है हाइड्रोस्फीयर जिसमें सारा पानी आता है, समंदर, नदियां, झीलें। और तीसरा है एटमॉस्फेयर यानी हवा की चादर जो हमारी अर्थ को घेरे हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन तीनों में से सॉइल बनती कहाँ है? जवाब है लिथोस्फीयर में। ये जो सॉलिड क्रस्ट है ये सॉइल के लिए पेरेंट मटेरियल का काम करती है। इसीलिए सॉइल साइंटिस्ट्स इस लेयर को पेडोस्फीयर भी कहते हैं। यहाँ पेडो शब्द का मतलब होता है सॉइल। तो आज के सेशन में हमारा पूरा फोकस इसी पेडोस्फीयर पर रहेगा। अब आते हैं हम आज के सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर, ये लिथोस्फीयर यानी अर्थ का क्रस्ट आखिर बना किस चीज से है। हम यहाँ बात कर रहे हैं उन फंडामेंटल केमिकल एलिमेंट्स की जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। क्रस्ट में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स को हम 2 सिंपल कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, नॉन मेटालिक और मेटालिक। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, क्रस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर वही बनाते हैं। जबकि मेटालिक एलिमेंट्स वजन में कम होने के बावजूद केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है। अर्थ का जो क्रस्ट है ना, उसमें मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स का बोलबाला है। ऑक्सीजन जो एक नॉन मेटल है, अकेले ही क्रस्ट के वजन का लगभग 47% हिस्सा बनाता है। और ठीक उसके पीछे है सिलिकॉन, एक और नॉन मेटल जो लगभग 28% है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स को मिला दें, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो ये अर्थ के क्रस्ट का लगभग 75% यानी 3/4 हिस्सा बन जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। इससे पता चलता है कि ये दोनों एलिमेंट्स हमारे प्लैनेट की जियोलॉजी के लिए कितने जरूरी हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ओवरऑल टॉप 2 एलिमेंट्स ऑक्सीजन और सिलिकॉन हैं। लेकिन इससे एक कॉमन क्वेश्चन निकलता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आता है। अगर हम सिर्फ मेटालिक एलिमेंट्स की बात करें तो उनमें से सबसे कॉमन कौन सा है? और इसका जवाब है एल्यूमिनियम जो लगभग 8% है। तो प्लीज इस पॉइंट को एग्जाम्स के लिए नोट कर लीजिए। अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट एलिमेंट ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे अबंडेंट मेटल एल्यूमिनियम है। उसके बाद आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम आते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि क्रस्ट में अलग अलग एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये अकेले नहीं रहते।
ये आपस में जुड़कर एक अगले लेवल का मटेरियल बनाते हैं जिसे हम मिनरल्स कहते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। तो मिनरल आखिर होता क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक नेचुरली बनने वाला इनऑर्गेनिक सॉलिड है। इनऑर्गेनिक का मतलब है कि ये किसी जीवित चीज से नहीं बना है। इसका एक स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला होता है और इसके एटम्स एक खास पैटर्न में यानी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। आप इसे एक कुदरती क्रिस्टल समझ सकते हैं। अच्छा, तो ये बनते कैसे हैं? सोच के देखिए कि धरती के अंदर पिघली हुई चट्टानों का एक गर्म सूप है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। यहाँ सारे एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। जैसे जैसे ये मैग्मा ठंडा होता है, एलिमेंट्स आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं और एक ऑर्डर्ड पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं और इससे बनने वाले मिनरल्स को प्राइमरी मिनरल्स कहा जाता है। यहाँ आप कुछ कॉमन प्राइमरी मिनरल्स के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आपने क्वार्ट्ज का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो सिर्फ सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना है। इसके अलावा फेल्सपार, माइका और ओलिवीन भी इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। ये सब ओरिजिनल मिनरल्स हैं जो सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन मिलकर क्रस्ट का 75% हिस्सा बनाते हैं, तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि ज़्यादातर मिनरल्स उन्हीं से बने होते हैं। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है कि अर्थ के क्रस्ट में 90% से ज़्यादा मिनरल्स सिलिकेट मिनरल्स कहलाते हैं। लेकिन ये प्राइमरी मिनरल्स हमेशा ऐसे नहीं रहते। हज़ारों और लाखों सालों में हवा, पानी और केमिकल रिएक्शंस की वजह से ये टूटने और बदलने लगते हैं। इस पूरे प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं और इससे एक बिल्कुल नई क्लास के मिनरल्स बनते हैं जिनको हम सेकेंडरी मिनरल्स कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन फ़ायदेमंद लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सॉइल के लिए ये सेकेंडरी मिनरल्स बेहद ज़रूरी हैं। इनमें सिलिकेट क्लेज जैसे काओलिनाइट, मोंटमोरेलिनाइट और वर्मिक्यूलाइट शामिल हैं। इसके अलावा नॉन सिलिकेट्स भी होते हैं जैसे हेमेटाइट, जिसे हम आम भाषा में जंग कहते हैं, और कैल्साइट। ये वही छोटे छोटे कण हैं जो मिट्टी को उसकी खास प्रॉपर्टीज देते हैं। तो हमने एलिमेंट्स से लेकर मिनरल्स तक का सफ़र तय कर लिया है। अब हम आखिरी और सबसे ज़रूरी कदम पर आते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सारी जियोलॉजी सॉइल को समझने के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। यहाँ आके सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। एक मिट्टी में किस तरह का सेकेंडरी मिनरल है वही तय करता है कि वो मिट्टी कैसा बिहेव करेगी। एग्जाम्पल के लिए, जिन मिट्टी में मोंटमोरेलोनाइट क्ले ज़्यादा होती है, जिससे हमारी काली मिट्टी, वो गीले होने पर स्पंज की तरह फूल जाती है और सूखने पर उसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं। ये प्रॉपर्टी सीधे उसके मिनरल कॉम्पोजिशन से आती है और ये किसान के लिए हर चीज़ पर असर डालती है, पानी के मैनेजमेंट से लेकर जुताई तक। तो आइए इस पूरे सफ़र को जल्दी से रिवाइज करते हैं। सॉइल बनने की शुरुआत लिथोस्फीयर में होती है। इस क्रस्ट में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और सिलिकॉन होते हैं और सबसे कॉमन मेटल एल्यूमिनियम है। ये एलिमेंट्स प्राइमरी मिनरल्स बनाते हैं जो वेदरिंग से टूटकर सेकेंडरी मिनरल्स बनाते हैं और यही सेकेंडरी मिनरल्स हमारी मिट्टी की जान होते हैं। और इससे हम एक आखिरी विचार पर आते हैं। ये पूरा प्रोसेस मैग्मा से मिनरल और मिनरल से मिट्टी तक लाखों साल लेता है। इसे इंसान अपनी ज़िंदगी में दोबारा नहीं बना सकता। तो जब हम इसके इतने पुराने और जटिल इतिहास को समझते हैं, तो क्या इसे बचाने की हमारी जिम्मेदारी के प्रति हमारा नज़रिया बदलना नहीं चाहिए? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं। रिवाइज ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, सॉइल साइंस पढ़ते वक्त सबसे फाउंडेशनल टॉपिक है प्राइमरी मिनरल्स। अगर आपको ये समझ आ गया तो मिट्टी कैसे बनती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। ICAR हो या AFO, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिस्टमैटिकली कवर करेंगे। पहले हम प्राइमरी मिनरल्स की बेसिक क्लासिफिकेशन समझेंगे, फिर 3 सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स फेल्सपार, क्वार्ट्ज और माइका के एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद कुछ सपोर्टिंग मिनरल्स और आखिर में सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ये हमारा रोड मैप रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्राइमरी मिनरल्स को समझने का सबसे पहला स्टेप है उनकी मेन क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिस्ट्स और सॉइल साइंटिस्ट्स इन मिनरल्स को उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर 2 बड़े ग्रुप्स में बांटते हैं। ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवीजन है। इसको ध्यान से समझिएगा। पहला ग्रुप है फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स। जैसा नाम से ही क्लियर है, फेरो मतलब आयरन Fe और मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम Mg। इनकी मौजूदगी के कारण ये मिनरल्स अक्सर डार्क कलर के होते हैं।
इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं ओलिवीन और बायोटाइट, जिसको ब्लैक माइका भी कहते हैं। दूसरा ग्रुप है नॉन फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स, जिनमें आयरन और मैग्नीशियम नहीं होता। ये लाइट कलर्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फेल्सपार, क्वार्ट्ज और मुस्कवाइट यानी वाइट माइका। अब हम बात करते हैं फेल्सपार की। ये नाम आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि अर्थ क्रस्ट में ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मिनरल है। इसके बिना हम रॉक फॉर्मेशन या सॉइल फॉर्मेशन की बात ही नहीं कर सकते। तो कितना अबंडेंट है फेल्सपार? डेटा याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट का लगभग 48 से 61% हिस्सा फेल्सपार से बना है, आधे से भी ज्यादा। सोच के देखिए, इसका मतलब है कि ज्यादातर मिट्टी की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो फेल्सपार के टूटने से यानी उसकी वेदरिंग से ही डिसाइड होती हैं। अब देखिए, फेल्सपार एक सिंगल मिनरल नहीं है, ये एक ग्रुप का नाम है। इसके अंदर दो मेन टाइप्स आते हैं। पहला है ऑर्थोक्लास, जिसे पोटैश फेल्सपार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटेशियम के भरपूर मात्रा में होता है। दूसरा ग्रुप है प्लीगियोक्लास, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। प्लाजियोक्लेस ग्रुप एक सीरीज जैसा है। इसको केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पर आगे डिवाइड किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके दो सब टाइप्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये है सोडा फेल्सपार और लाइम फेल्सपार। ये पॉइंट नोट कर लीजिए। सोडा फेल्सपार का मिनरल नेम है एल्बाइट और इसकी पहचान है सोडियम Na की प्रेजेंस, यानी सोडा से सोडियम याद रखें। दूसरी तरफ लाइम फेल्सपार का मिनरल नेम है एनॉर्थाइट और इसकी पहचान है कैल्शियम Ca। लाइम से कैल्शियम यानी चूना याद रखना आसान है। एल्बाइट और एनॉर्थाइट, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेल्सपार के बाद दो और मिनरल्स हैं जो रॉक फॉर्मेशन में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये हैं क्वार्ट्ज और माइका। इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इसी वजह से मिट्टी पर इनका असर भी बिल्कुल अलग होता है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। अर्थ क्रस्ट में क्वार्ट्ज का परसेंटेज लगभग 13 से 36% होता है, लेकिन जब हम मिट्टी की बात करते हैं तो ये बढ़कर 45% तक हो जाता है। ऐसा क्यों? इसका कारण है क्वार्ट्ज की हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग, मतलब ये आसानी से टूटता नहीं है। जब बारिश, हवा से दूसरे कमजोर मिनरल्स जैसे फेल्सपार टूटकर बह जाते हैं तो आखिर में ज्यादातर क्वार्ट्ज ही बचता है। इसीलिए रेतीली मिट्टी या सैंडी सॉइल में क्वार्ट्ज इतना ज्यादा होता है। अब आते हैं माइका पर। इसके भी दो मेन प्रकार हैं। पहला है मस्कोवाइट, जिसे व्हाइट माइका या पोटैश माइका भी कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होता है। दूसरा है बायोटाइट, जिसे ब्लैक माइका या मैग्नीशियम माइका कहते हैं। ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। याद कीजिए, हमने शुरू में पढ़ा था, मस्कोवाइट नॉन फेरोमैग्नीशियन है और बायोटाइट फेरोमैग्नीशियन ग्रुप में आता है। इन तीन बड़े मिनरल्स के अलावा दो और सपोर्टिंग मिनरल्स हैं जिनके सॉइल केमिस्ट्री में बहुत स्पेसिफिक रोल हैं। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको ध्यान से देखते हैं। ओलिवीन और टुर्मेलिन। अगर आपको ये लेक्चर अब तक हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये नॉलेज पहुंच सके। पहले देखते हैं ओलिवीन। ये एक फेरोमैग्नीशियन सिलिकेट है। जब लंबे समय तक ये पानी के कांटेक्ट में रहता है तो इसका हाइड्रेशन हो जाता है, यानी ये पानी के साथ रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस के बाद ओलिवीन एक नए मिनरल में बदल जाता है जिसका नाम है सरपेंटीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि सरपेंटीन क्या है, तो याद रखें ये हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियन है। दूसरा सपोर्टिंग मिनरल है टॉर्मलाइन। ये एक बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट है। इसकी सबसे खास बात यह है कि जब ये वेदर होता है यानी टूटता है तो इससे सॉइल में बोरॉन रिलीज होता है, और आप सब जानते हैं कि बोरॉन पौधों के लिए एक बहुत जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो मिट्टी में बोरॉन का मेन सोर्स टॉर्मलाइन मिनरल ही है। तो अब तक हमने सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स देख लिए। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, द ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। इस एक कॉन्सेप्ट से आप समझ जाएंगे कि अलग अलग जगह पर मिट्टी अलग अलग क्यों होती है। सारा खेल इस बात का है कि कौन सा मिनरल वेदरिंग को यानी टूट फूट को सबसे ज्यादा झेल सकता है। इस सवाल को इस तरह सोचिए, अगर हम इन सभी मिनरल्स को एक साथ हजारों लाखों साल तक पानी और हवा में छोड़ दें तो कौन सा मिनरल सबसे आखिर तक बचेगा और कौन सा सबसे पहले टूटकर मिट्टी बन जाएगा? इसका जवाब ही सॉइल कॉम्पोजिशन का राज है। तो ये है वेदरिंग रेजिस्टेंस का सही ऑर्डर। इसको नोट कर लीजिए। सबसे ऊपर नंबर 1 है क्वार्ट्ज, मोस्ट रेजिस्टेंट, इसे कोई नहीं जीत सकता। उसके बाद आती है मस्कोवाइट यानी व्हाइट माइका। फिर आता है फेल्सपार जिसमें ऑर्थोकेस प्लाजियोक्लेस से थोड़ा ज्यादा रेजिस्टेंट होता है।
उसके नीचे है बायोटाइट यानी ब्लैक माइका, और सबसे आखिर में सबसे कमजोर है कैल्साइट। ये सबसे आसानी से वेदर हो जाता है। तो चलिए एक बार जल्दी से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि मिनरल्स 2 ग्रुप के हैं, फेरोमैग्नीशियन और नॉन फेरो। की प्लेयर्स हैं फेल्सपार सबसे अबंडेंट और क्वार्ट्ज सबसे रेजिस्टेंट। फेल्सपार के टाइप्स हैं ऑर्थोक्लेज और प्लाजियोक्लेज, जिसके अंडर एल्बाइट और एनॉर्थाइट आते हैं। माइका के टाइप्स हैं मस्कोवाइट, वाइट और बायोटाइट, ब्लैक। और सबसे इंपॉर्टेंट वेदरिंग ऑर्डर है क्वार्ट्ज, उससे कम मस्कोवाइट, फिर फेल्सपार, फिर बायोटाइट और सबसे कम कैल्साइट। तो आखिर में यही सबसे बड़ी सीख है, ये सिर्फ मिनरल्स के नाम की लिस्ट नहीं है। ये जो वेदरिंग का ऑर्डर है, यही वो फॉर्मूला है जो बताता है कि कहीं पर आपको रेतीली मिट्टी सैंडी सॉइल मिलेगी जिसमें क्वार्ट्ज ज़्यादा है, और कहीं पर चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल मिलेगी जो वेदर्ड फेल्सपार से बनती है। इसी से हमारे देश की अलग अलग मिट्टी बनती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको आगे के लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सॉइल साइंस का एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतना ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्ले मिनरल्स। ये मिट्टी के अंदर काम करने वाले छोटे छोटे इंजन्स की तरह हैं। इनको समझे बिना सॉइल की फर्टिलिटी, उसके बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज को समझना लगभग नामुमकिन है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। आपने इंडिया के कई हिस्सों में काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जरूर देखी होगी। गर्मियों में आप देखेंगे कि उसमें गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, और जैसे ही मॉनसून आता है, बारिश होती है, वही मिट्टी फूल जाती है और सारी दरारें बंद हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका जवाब मिट्टी के मॉलिक्यूलर लेवल पर छिपा हुआ है। इस अजीब बिहेवियर के पीछे का राज, इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट एक खास तरह के मिनरल्स हैं जिनको हम कहते हैं फाइलोसिलिकेट्स। यही वो अनसीन आर्किटेक्ट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि मिट्टी पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये फिलोसिलिकेट्स आखिर हैं क्या? देखिए, इसका नाम ग्रीक वर्ड फाइलॉन से आया है, जिसका मतलब होता है लीफ यानी पत्ता। और जैसा नाम है वैसा ही इनका स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक या लेयर्ड, मतलब एक के ऊपर एक तह जमी होती है, बिल्कुल एक किताब के पन्नों की तरह। इसी वजह से इनका एक और नाम है लेयर सिलिकेट्स। एग्जाम के लिए ये दोनों नाम याद रखना जरूरी है। ओके, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इन लेयर्स को ठीक से समझने के लिए हमें इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानना होगा। आप ऐसा सोचिए कि ये 2 अलग अलग तरह की ईंटों से बने हैं, जिनको जोड़ जोड़कर अलग अलग क्ले मिनरल स्ट्रक्चर्स तैयार होते हैं। पहला बिल्डिंग ब्लॉक है सिलिका टेट्राहीड्रल शीट। इसके स्ट्रक्चर को समझिए। इसके सेंटर में एक सिलिकॉन एटम होता है जो 4 ऑक्सीजन एटम से घिरा रहता है। इससे जो शेप बनता है उसे हम टेट्राहीड्रन कहते हैं। ये एक पिरामिड जैसा दिखता है। ये हमारी पहली फाउंडेशनल लेयर है। और दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है ऑक्टाहीड्रल शीट। यहाँ सेंटर में या तो एल्यूमिनियम होता है या मैग्नीशियम, और ये 6 ऑक्सीजन एटम से घिरा रहता है। इस अरेंजमेंट से एक अलग शेप बनता है जिसे ऑक्टाहीड्रॉन कहते हैं। इसका शेप आप 2 पिरामिड्स को उनके बेस से जोड़कर इमेजिन कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात यही है, इन दोनों के बीच का फर्क। एक तरफ टेट्राहीड्रन, दूसरी तरफ ऑक्टाहीड्रन। एक में सेंटर में सिलिकॉन है जो 4 ऑक्सीजन से जुड़ा है, दूसरे में एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम है जो 6 ऑक्सीजन से जुड़ा है। इनकी ज्योमेट्री में ये जो फंडामेंटल डिफरेंस है, आगे सब कुछ यही डिसाइड करेगा कि ये आपस में जुड़ेंगे कैसे, इनके बीच बॉन्डिंग कैसी होगी, और आखिर में क्ले का बिहेवियर कैसा होगा। चलिए अब पहले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं 1:1 टाइप क्ले मिनरल। देखते हैं कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर ये सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। 1:1 टाइप मिनरल में एक टेट्राहीड्रल शीट और एक ऑक्टाहीड्रल शीट आपस में जुड़कर एक यूनिट बनाते हैं, और फिर यही यूनिट्स एक के ऊपर एक स्टैक होती चली जाती हैं। इस सिंपल रेपिटेशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत स्टेबल और टाइटली बॉन्डेड होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1:1 टाइप मिनरल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कायोलिनाइट। इसमें लेयर्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच पानी के मॉलिक्यूल्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसी कारण से कायोलिनाइट एक नॉन एक्सपैंडिंग मिनरल है। ये न ज्यादा फूलता है न सिकुड़ता है। अब आते हैं हम सबसे जरूरी ग्रुप पर, वो ग्रुप जो हमारी काली मिट्टी की पहेली को सुलझाएगा। ये है
2:1 टाइप और इसका स्ट्रक्चर 1:1 टाइप से काफ़ी अलग होता है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सैंडविच की एनालॉजी से। हाँ, बिल्कुल एक सैंडविच की तरह। सोच लीजिए 2 ब्रेड की स्लाइस हैं और उनके बीच में कुछ फिलिंग या मसाला भरा हुआ है। यहाँ 2 ब्रेड की स्लाइसेस हमारी सिलिका शीट्स हैं और बीच की फिलिंग हमारी एल्यूमिना शीट है। ये सिंपल सी एनालॉजी पूरे 2:1 स्ट्रक्चर को समझने की चाबी है। तो ये सैंडविच बनता कैसे है? हम शुरू करते हैं एक टेट्राहीड्रल शीट से, जो ऊपर वाली ब्रेड स्लाइस है। फिर आती है फिलिंग, यानी एक ऑक्टाहीड्रल शीट, और आखिर में सैंडविच को बंद करते हैं एक और टेट्राहीड्रल शीट से, जो नीचे वाली ब्रेड स्लाइस है। तो स्ट्रक्चर क्या बना? 2 टेट्राहीड्रल शीट्स के बीच में एक ऑक्टाहीड्रल शीट, TOT। तो ये सैंडविच स्ट्रक्चर हमारी काली मिट्टी की स्वेलिंग और श्रिंकिंग वाली पहेली को कैसे सुलझाता है? देखिए, इसका जवाब एक सैंडविच के अंदर नहीं है, बल्कि इस बात में है कि ये सैंडविचेस एक के ऊपर एक कैसे रखे जाते हैं। इस पूरे फिनोमेनन के पीछे जो असली कल्प्रिट है, वो एक 2:1 टाइप का एक्सपैंडिंग मिनरल है, जिसका नाम है मोंटमोरेलोनाइट। इंडिया की ब्लैक सॉइल्स यानी रेगुर मिट्टी में ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और यही वो इंजन है जो मिट्टी को फुलाता और सिकोड़ता है। ऐसा क्यों? काओलिनाइट में तो लेयर्स के बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे, लेकिन मोंटमोरेलोनाइट में एक सैंडविच यूनिट और दूसरी सैंडविच यूनिट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत कमजोर, बहुत वीक होता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पानी के मॉलिक्यूल्स आसानी से इन लेयर्स के बीच घुस जाते हैं। जब पानी अंदर जाता है तो वो लेयर्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है, जिससे पूरी मिट्टी फूल जाती है, यानी स्वेल कर जाती है। और जब गर्मी में मिट्टी सूखती है, पानी बाहर निकल जाता है और लेयर्स वापस एक दूसरे पर चिपक जाते हैं। इसी से मिट्टी सिकुड़ती है और वो गहरी दरारें बन जाती हैं। पानी को इस तरह पकड़ के रखने की क्षमता के कारण ही ब्लैक सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, जो कपास जैसी फसल के लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन आसान लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़रूरी बातें कंसोलिडेट कर लेते हैं। अगर आप सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं या किसी कंपैरेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आगे के पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सारे 2:1 टाइप मिनरल्स एक जैसे नहीं होते। इनके 3 सब ग्रुप्स हैं। पहला है एक्सपैंडिंग टाइप, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है मोंटमोरेलोनाइट, जो पानी मिलने पर बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करता है। दूसरा है लिमिटेड एक्सपैंडिंग, जैसे कि वर्मिक्यूलाइट। ये भी स्वेल करता है, लेकिन मोंटमोरेलोनाइट जितना नहीं। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन एक्सपैंडिंग टाइप, जिसका एग्जाम्पल है इलाइट। इसमें लेयर्स के बीच पोटेशियम आयंस फंस जाते हैं, जो एक केमिकल ग्लू की तरह काम करते हैं और लेयर्स को मजबूती से पकड़े रखते हैं, जिससे पानी अंदर नहीं जा पाता। ये टेबल आपके क्विक रिवीजन के लिए है। यहाँ आप 1:1 टाइप में केओलिनाइट को देख सकते हैं। फिर आता है 2:1 ग्रुप, जिसमें हमारा एक्सपैंडिंग मोंटमोरेलोनाइट और नॉन एक्सपैंडिंग इलाइट दोनों शामिल हैं। आखिर में एक और टाइप है क्लोराइड, जिसका रेशियो 2:1:1 या 2:2 होता है। ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, पर आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये क्लासिफिकेशन सॉइल केमिस्ट्री का आधार है। तो सारी बात का सार ये है कि ये सिर्फ किताबी साइंस नहीं है। ये जानना कि आपकी खेत की मिट्टी में मोंटमोरेलोनाइट ज्यादा है या काओलिनाइट, इसके बहुत बड़े प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इससे आपकी इरिगेशन प्लानिंग, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन डिजाइन, सब कुछ प्रभावित होता है। इन छोटे छोटे इंजन्स को समझकर ही हम अपनी जमीन और पानी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल आपके लिए है, अब जब आप इसके पीछे का क्यों जानते हैं, तो इस नॉलेज का सबसे जरूरी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको क्या लगता है? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोवेस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, द स्टोरी ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के बनने की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल में पूरी होती है। कैसे एक सॉलिड रॉक, एक कठोर चट्टान, लाइफ का फाउंडेशन यानी सॉइल में बदल जाती है। तो इस प्रोसेस के स्केल को समझने के लिए इस नंबर पर ध्यान दीजिए। प्रकृति को, नेचर को 800 से 1000 साल लग जाते हैं सिर्फ 1 इंच टॉपसॉइल बनाने के लिए। सोच लीजिए ये कितना प्रेशियस रिसोर्स है। ये एक ऐसी जर्नी है जो सदियों तक चलती है, बिल्कुल साइलेंट, स्लो मोशन में। ये डेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट कर लीजिए। इस पूरी लंबी जर्नी का एक साइंटिफिक नाम है वेदरिंग।
वेदरिंग का मतलब है रॉक्स यानी चट्टानों का टूटना। ये टूट-फूट फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फोर्सेस की वजह से होती है। सिंपल भाषा में वेदरिंग वो प्रोसेस है जिससे पेरेंट मटेरियल यानी आधार चट्टान सॉइल में बदलना शुरू होता है। ये पूरा प्रोसेस 2 मेन स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज है डिसइंटीग्रेशन। इसमें बड़ी चट्टान फिजिकली टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। यहाँ कोई केमिकल चेंज नहीं होता। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है डीकॉम्पोजिशन। इसमें उन छोटे टुकड़ों पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें बदलते हैं, उनमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं। इसी से असली उपजाऊ मिट्टी यानी ट्रू सॉइल बनती है। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल फोर्सेस को समझते हैं। इन्हें आप नेचर की हेवी मशीनरी समझ सकते हैं, एक लगातार चलने वाला हथौड़ा। कई सदियों तक ये फोर्सेस पेरेंट रॉक को तोड़ती रहती हैं, बिना उसके केमिकल कॉम्पोजिशन को बदले, सिर्फ ब्रूट फोर्स से। इसे मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग का एक सबसे पावरफुल एग्जाम्पल है फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन, जिसे फ्रॉस्ट एक्शन भी कहते हैं। रॉक के क्रैक्स में यानी दरारों में पानी चला जाता है। जब सर्दी में टेम्परेचर गिरता है तो ये पानी जमकर बर्फ बन जाता है, और जब पानी बर्फ बनता है तो उसका वॉल्यूम लगभग 9% बढ़ जाता है। ये फैलाव एक वेज की तरह काम करता है और क्रैक को और चौड़ा कर देता है। ये साइकिल सालों साल चलता रहता है और एक दिन बड़ी से बड़ी चट्टान भी टूट जाती है। अब ऐसी जगहों के बारे में सोचिए जहां टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, जैसे कि डेजर्ट्स में। दिन में तेज गर्मी से चट्टान एक्सपैंड होती है यानी फैलती है, और रात की ठंड में कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है। ये रोज का एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन रॉक की ऊपरी परतों यानी आउटर लेयर्स को कमजोर कर देता है और वो धीरे धीरे उखड़ने लगती हैं। इस पीलिंग प्रोसेस का एक स्पेसिफिक नाम है एक्सफोलिएशन। ये नाम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉमन नेम है अनियन पीलिंग, क्योंकि इसमें रॉक की लेयर्स बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह उतरती है। ये एक परफेक्ट विजुअल है कि कैसे नेचर धीरे धीरे सख्त से सख्त चट्टान को भी परत दर परत उतार देती है। सिर्फ बर्फ और टेम्परेचर ही नहीं, नेचर के पास और भी टूल्स हैं। बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो वो अपने नीचे आने वाली चट्टानों को पीस देते हैं। नदियां अपने किनारों को लगातार काटती रहती हैं, और तेज हवाएं रेत के कणों से चट्टानों पर सैंड ब्लास्टिंग करती हैं। ये सभी फिजिकल ब्रेकडाउन में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन चट्टान को सिर्फ छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी नहीं है। एक बार जब फिजिकल फोर्सेस सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं, तब दूसरी फोर्सेस काम पर लगती हैं। ये हैं केमिकल रिएक्शंस। ये उन टुकड़ों पर काम करके उन्हें अंदर से डिसॉल्व करती हैं और उनका पूरा कॉम्पोजिशन ही बदल देती हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि केमिकल रिएक्शंस को काम करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पानी और गर्मी यानी वाटर एंड टेम्परेचर। इनके बिना ये प्रोसेस रुक जाता है। यही कारण है कि डेजर्ट्स में आपको रेत मिलती है। वहाँ फिजिकल ब्रेकडाउन तो बहुत हुआ, लेकिन केमिकल चेंज के लिए पानी नहीं है। और इसके उलट आर्कटिक रीजन्स में नंगी चट्टानें मिलती हैं, सॉइल नहीं। वहाँ पानी तो बहुत है, लेकिन इतनी ठंड है कि रिएक्शंस हो ही नहीं पाते। केमिकल वेदरिंग में कई रिएक्शंस होते हैं, लेकिन 3 सबसे मुख्य हैं, और उनमें भी आपको हाइड्रोलिसिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसी से हार्ड रॉक मिनरल्स क्ले में ट्रांसफॉर्म होते हैं। और आप जानते हैं, क्ले सॉइल का वो कंपोनेंट है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करता है। इसके बाद आता है कार्बोनेशन, जिसे पानी में कार्बनिक एसिड बनने से मिनरल्स घुल जाते हैं और कंकड़ नोड्यूल्स बनते हैं। और तीसरा है हाइड्रेशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सीधे मिनरल से जुड़ जाते हैं और उसे सर्पेंटाइन जैसे नए और नरम मिनरल में बदल देते हैं। लेकिन वेदरिंग सिर्फ नॉन लिविंग प्रोसेस नहीं है। इसमें एक तीसरी बहुत पावरफुल फोर्स भी शामिल है, लाइफ इटसेल्फ, यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग। पेड़ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी मिट्टी बनाने में एक्टिव रोल प्ले करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एक पेड़ जो किसी चट्टान की दरार में उग जाता है। उसकी जड़ें यानी रूट्स लगातार आगे बढ़ती हैं। वो छोटी से छोटी दरार में घुस जाती हैं और जैसे जैसे मोटी होती हैं वो एक ज़बरदस्त प्रेशर डालती हैं। साल दर साल ये प्रेशर क्रैक को चौड़ा करता जाता है और आखिर में चट्टान को तोड़ देता है। और ज़मीन के नीचे के इंजीनियर्स को मत भूलिए, जानवर जैसे कि अर्थवर्म्स यानी केंचुए, ये लगातार काम करते रहते हैं। वो मिट्टी में सुरंग बनाते हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स को मिक्स करते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजारते हैं।
वो प्रकृति की छोटी सॉइल फैक्ट्रीज हैं जो मिट्टी में हवा भरते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। इसीलिए तो उन्हें फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं। तो अब हमने तीनों मेन फोर्सेस देख लिए हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। अब चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर वो फाइनल अद्भुत प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं जिसे हम सॉइल कहते हैं। वेदरिंग से जो शुरुआती मटेरियल बनता है उसे स्केलेटल सॉइल या रेगोलिथ कहते हैं। ये असल में बस छोटे बदले हुए रॉक फ्रैगमेंट्स का कलेक्शन होता है। ये ट्रू सॉइल या सोलम तब बनता है जब इसमें आखिरी और सबसे ज़रूरी चीज़ मिलती है, ऑर्गेनिक मैटर। सड़ी हुई पत्तियां, मरे हुए जीव जंतु, ये सब मिनरल बेस को एनरिच करते हैं, मिट्टी को उसका गहरा उपजाऊ कैरेक्टर देते हैं और उसे नया जीवन उगाने की क्षमता देते हैं। तो हमने सारे प्रोसेसेस देख लिए, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है? इस पूरी कहानी को डायरेक्ट करने वाले 5 बड़े फैक्टर्स होते हैं। ये तय करते हैं कि मिट्टी कितनी जल्दी बनेगी और किस तरह की बनेगी। इन्हें सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कहते हैं। इन फैक्टर्स को 2 ग्रुप्स में समझना आसान है, एक्टिव और पैसिव। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट यानी टेम्परेचर और बारिश, और ऑर्गेनिजम्स यानी पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये एक्टिव फैक्टर्स हैं। ये चेंज के ड्राइवर हैं, ये एनर्जी सप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ पेरेंट मटेरियल यानी किस चट्टान से शुरुआत हुई, और टोपोग्राफी यानी जमीन का ढलान कैसा है, ये पैसिव कंडीशंस हैं जिनके ऊपर एक्टिव फोर्सेस काम करती हैं। और हाँ, 5वां और आखिरी फैक्टर है टाइम यानी समय। ये एक न्यूट्रल फैक्टर है। ये इन सभी बेहद धीमे लेकिन पावरफुल प्रोसेसेस को होने के लिए एक कैनवस देता है। ये टाइमलाइन आपको उस जर्नी का एहसास दिलाता है, एक सॉलिड रॉक से शुरू होकर 1000 साल में उस एक अनमोल इंच मिट्टी के बनने तक। तो इसके साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं। हमने मिट्टी बनाने की सारी सामग्री और उसके डायरेक्टर्स को देख लिया है। तो अब उन मास्टर कंट्रोल्स जैसे क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स और टाइम के बारे में सोचते हुए आपके हिसाब से वो कौन से की फैक्टर्स हैं जिनके कारण एक डेजर्ट की रेतीली जमीन और एक रेन फॉरेस्ट की गहरी उपजाऊ मिट्टी में इतना बड़ा अंतर होता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े अब हम समझ चुके हैं। इस पर जरूर सोचिए। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को रिवाइज जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।